है कि नहीं। हम क्या पढ़ रहे हैं, कृषि और उद्योग में विवाद। और ऐसा कोई बच्चा है जिसको ये समझ में नहीं आया कि कृषि पहली पंचवर्षीय योजना में क्यों अपनाई गई थी? पंचवर्षीय योजना में क्यों अपनाई गई थी? ऐसा कोई बच्चा है क्या? ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको ये नहीं पता कि पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि ही क्यों अपनाई गई? देखो हमने बातचीत की थी ना कि कृषि का मूल कार्य, कृषि को अपनाने का मूल कारण था हमारे देश में खाद्यान्न की समस्या का होना। समझ में आ रहा है? दूसरा, यदि कृषि नहीं अपनाते तो कच्चा माल कहां से लाते? समस्या ठीक नहीं थी। तीसरा, खाद्यान्न कितना आयात करते? चौथा, मूलभूत आवश्यकताओं में क्या आता है? खाना, जो कहां से आता है? कृषि से आता है। या कह सकते हैं कच्चा माल। क्या कह सकते हैं? कच्चा माल, खाद्यान्न और बहुत सारी चीजें, ये सब कहां से आती हैं? कृषि से आती हैं। इसीलिए सबसे पहले किसे अपनाया गया? कृषि को अपनाया गया। और दूसरी में किसको अपनाया गया? उद्योग को। ये भी क्यों अपनाया गया था? बात हो चुकी थी अपने, क्यों अपनाया गया था, ये सारी बात अपने हो चुकी थी कंप्लीट कि कैसा था क्या था। अब अपना सवाल तैयार हो गया और अपन पढ़ते हैं कृषि बनाम उद्योग विवाद क्या था। अब देखो, इस सवाल को समझने के लिए दो बातें अपने को ध्यान में रखनी है। नंबर एक, कृषि की बात कौन सी व्यवस्था करती है? साम्यवादी। क्यों कौन सी करती है? साम्यवादी। तो इसके साथ और भी कौन सी करती है? पूंजीवादी भी करती है। तो इसमें तो अपन जाएंगे ही नहीं, ये अलग से विवाद आएगा कि साम्यवाद और पूंजीवाद कौन सा है। हमें ये देखना है कि कृषि का साथ देने वाले लोग कौन थे? समाजवादी लोग थे। कौन लोग थे? समाजवादी लोग थे। ऐसे लोग जो समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की बात कर रहे थे, क्योंकि कृषि भारत का मूल व्यापार था, मूल व्यवसायों में से एक था। अगर प्राचीन सभ्यताओं में, हिस्ट्री में आपने पढ़ा हो तो वहां भी जुते हुए खेत मिले थे। कृषि व्यापार का साधन था, कृषि आधारित वस्तुओं का व्यापार हमारे यहाँ होता था। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या क्या मिलता है? खाद्यान्न मिलता है, इससे उद्योग चल सकते हैं, इससे रोजी रोटी चल सकती है ना। रोजी रोटी को आजीविका भी कह सकते हैं। ये मूलभूत आवश्यकताओं की बात कर सकता है ना। और बहुत सारी चीजें इसमें हो सकती हैं। इसीलिए जिन लोगों ने कृषि पर जोर दिया वो किसके समर्थक कहलाए? कृषि के समर्थक कहलाए। क्यों जोर दिया ये तो हम पहले ही पढ़ चुके थे। इन्होंने उद्योगों की जगह कृषि की बात कही, ये विवाद हो गया। बेटा बात समझ में आ रही है? इसमें दो तीन बातें अलग अलग। नंबर एक, कृषि क्या होती है ये नहीं पढ़ना, अपने को सबको पता है क्या है, अपन सारी बात जानते हैं। दूसरी बात, कृषि को क्यों अपनाया गया पहली पंचवर्षीय योजना में, ये भी हम देख चुके थे। खाद्यान्न की आवश्यकता थी, पिछड़ा देश नहीं बनना चाह रहे थे, जनसंख्या बहुत ज्यादा थी, गरीब राष्ट्र था और कोई ऑप्शन नहीं था। खाना मूलभूत आवश्यकता होती है, पहली जरूरत होती है, इसीलिए अपनाया गया। अब सवाल क्या उठा? ऐसे लोग भी थे जो उद्योग की जगह कृषि को लाना चाह रहे थे, ये विवाद है। आपसे पूछा जाएगा कृषि और उद्योग विवाद क्या है, तो आपको क्या साबित करना है? उद्योग से ज्यादा अच्छी क्या चीज है? कृषि। और इस पर जोर देने वाले एक पक्ष अपन कृषि का रखेंगे, एक पक्ष इसका रखेंगे उद्योग का, तो ये क्या हो जाएगा? विवाद बन जाएगा। बताओ भाई किसका समझ में नहीं आया? अदिति जांगिड़, यस सर। समझ में आया बेटा? हम क्या करने वाले हैं कि उद्योग दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर ना देकर उद्योग पर जोर क्यों दिया गया, और
कृषि को गौण क्यों माना गया, जो जो उद्योग के समर्थक हैं उन्होंने क्या क्या बातें कही, वो बातें अगर हम कह देंगे तो कृषि का क्या हो जाएगा, विरोध हो जाएगा। और पहली पंचवर्षीय योजना में अगर देखा जाए तो इन दोनों बातों को लेकर क्या था, झगड़ा था कि हम कृषि को जोड़ दें या उद्योग को जोड़ दें। तो दोनों पक्षों को आपको बताना है, एक पैराग्राफ में आप पे कृषि पे जोड़ देना है और दूसरे पैराग्राफ पर उद्योग पर जोड़ देना है। आप धीरे धीरे सुन ले मेरे से और फिर इसको मेरे साथ लिख भी लें, ताकि अपना विवाद 2 ही लाइनों का है ना। देखो कृषि वाले क्या कहते थे, मूलभूत व जीवन के लिए, मूलभूत आवश्यकता व जीवन के लिए कृषि ही आवश्यक है, आवश्यक है। इसके बिना जीवन संभव नहीं है। ये तो हम भी जानते हैं कि जीवन संभव नहीं है तथा उद्योगों के लिए कच्चा माल, उद्योगों के लिए कच्चा माल कृषि से ही मिलता है। आई बात समझ में। कृषि वाले क्या कह रहे हैं कि कृषि क्या है, मूलभूत व जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है तथा उद्योगों के लिए कच्चा माल भी कहां से आता है, कृषि से ही आता है। इसीलिए उद्योग की जगह किसको अपनाना चाहिए, कृषि को अपनाना चाहिए। ये कौन कह रहे हैं, कृषि वाले कह रहे हैं। अब विवाद कहां हुआ, उद्योग वाले क्या कह रहे हैं, कृषि से समृद्धि क्या नहीं आ सकती, या ये लिख लो उन्नति, या ये लिख लो विकास, ठीक है, या ये लिख लो समृद्धि, कुछ भी लिख लो, है ना, एक ही बात है ना। कृषि उद्योग से, उद्योग वाले कह रहे हैं कृषि से उन्नति, विकास और समृद्धि आसानी से संभव नहीं है, आसानी से संभव नहीं है यदि विकास या अमीरी या गरीबी मिटानी है। अमीरी तो क्या करनी है, लानी है, और गरीबी मिटानी है। तो क्या अपनाना चाहिए, उद्योग अपनाना चाहिए। ये विवाद था, समझ में आया। उद्योग वाले क्या कह रहे हैं, कृषि से हमारा काम नहीं चल सकता, और कृषि क्या है, आधा अधूरा काम है। जो विकास अगर होने वाला है फ्यूचर में, वो किससे होगा, इंडस्ट्रीज से होगा। इसीलिए हमें सारा फोकस कहाँ करना चाहिए, उद्योग पर करना चाहिए। निकट भविष्य को ध्यान में रखकर उद्योगों को आगे बढ़ाना चाहिए। कृषि केवल हमारे जीवन यापन और गरीबी मिटाने तक ही सीमित है, वो भी गरीबी कौन सी, जो आवश्यकता की पूर्ति है। वास्तव में अमीरी ये ला ही नहीं सकती, और सबको साथ लेकर चलने में भी इसमें दिक्कत आएगी। तो कृषि वाले तो किसका विरोध कर रहे थे, उद्योगों का, और उद्योग वाले किसका विरोध कर रहे थे, कृषि का। ये यहां पर हमारा ये विवाद खत्म। बताओ इसमें क्या दिक्कत आई, इसमें कुछ पूछना है क्या। केरल मॉडल किसे कहा गया, कोमल गुज्जर। केरल मॉडल क्या था, कौन बताएगा। विकास का केरल मॉडल क्या है, विकास का केरल मॉडल, साहिल।
कल बताया था भाई, पढ़ाई नहीं इसका मतलब। दीक्षा, तनीषा, राहुल चौधरी, किसी को नहीं? वेरी गुड, पढ़ नहीं रहे इसका मतलब, है ना? निकिता, आपको भी नहीं पता? सर आपने बताया ही नहीं। कल लास्ट में विकेंद्रीकरण नियोजन बताया था। आपने बोला था कि अगली क्लास में पढ़ाएंगे। कैसे नहीं बताया? मैंने यहाँ पर बनाया था डायग्राम, एक गोला बनाकर सेंटर से चारों तरफ फैलाया था, नहीं बताया था? पढ़ा नहीं आपने? चलो पहले वो देखो, केरल मॉडल इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड में आया हुआ है। फिर अपन देखेंगे अगला बिंदु, निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। पहले केरल मॉडल देखो दोबारा, केरल मॉडल, और ये समझ में आना चाहिए अभी की अभी, है ना? अगर नहीं आए तो पूछ लेना, लेकिन ये आएगा ही नहीं अगर अभी नहीं आया तो फिर, है ना? देखो क्या है वास्तव में विकास। हम क्या ये कहें कि किसी भी मॉडल को कहें या किसी विकास को कहें तो एक उसका डिपार्टमेंट होता है, ठीक है? जैसे उस समय की बात करें, कौन से समय की? उस समय की अगर हम बात करें तो शिक्षा का कार्य करना किसका काम था? शिक्षा विभाग का था। सही बात है कि शिक्षा को देखरेख करने का काम किसका था? शिक्षा विभाग का था। यानी कि A to Z जितनी भी गणित है वो कौन करेगा काम? शिक्षा विभाग ही करेगा। एक बात समझ में आई कि केरल मॉडल हम पढ़ रहे हैं और 1950 के दशक की ये घटना है। उस समय अगर हम देखें तो A to Z सारा कार्य, है ना, सारे काम कौन करता था? एक डिपार्टमेंट ही करता था। इसने क्या किया? केंद्रीकरण की जगह क्या किया? केंद्रीकरण की जगह विकेंद्रीकरण नियोजन अपनाया। क्या अपनाया? विकेंद्रीकरण नियोजन अपनाया। ये ध्यान से समझना आपने। ये जो मैंने उदाहरण दिया है ना कि सारे काम कौन करता है? एक विभाग। और ये शिक्षा विभाग हो सकता है, चिकित्सा विभाग हो सकता है, और भी बहुत सारे विभाग इसमें आ सकते हैं। यानी कि एक ही सर्वे सर्वा, और वो आदेश देगा सबको, और सब उसी के नीचे क्या करेंगे? काम करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? शक्ति का केंद्र क्या हुआ? एक। शक्ति का केंद्र क्या हुआ? एक। और यहीं से दादागिरी चली। घर में कौन होता है? अरे माँ होती एक नहीं होती शक्ति का केंद्र। आजकल तो मातृत्व प्रधान चल गया मामला उल्टा, है ना? पहले क्या होता था? पितृसत्तात्मक। तो जैसे शक्ति का केंद्र एक होता है घर में, वैसे ही पहले या अभी अगर हम देखें केंद्रीय व्यवस्था में दो व्यवस्था पढ़ेंगे, पहली केंद्रीयकरण और दूसरी विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण में शक्ति का केंद्र कौन सा होता है? एक ही होता है, और वो ही सब आदेश जारी करता है, अपने स्तर पर सब जगह काम देखता है, और उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं। यानी कि शक्ति में सर्वोच्च होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलो एक और सवाल पूछता हूं आपसे, 11th क्लास का है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? आ रहा है किसी को आंसर? मॉन्टेस्क्यू। किसने दिया? मॉन्टेस्क्यू ने दिया। पावर डिवाइडेशन रूल की बात उन्होंने कही थी, याद रहे तो ठीक है ना? वैसे नॉलेज के लिए अच्छा सवाल है। इतनी बातें समझ में आई? हम क्या पढ़ रहे हैं? विकास का केरल मॉडल। सवाल क्या है? विकास का केरल मॉडल क्या है? इसमें दो बातें हमें पढ़नी है, एक तो क्या? केंद्रीकरण, दूसरा क्या? विकेंद्रीकरण। जब ये मॉडल आया था केरल का, जब ये मॉडल आया था तब पूरे देश में व्यवस्था कौन सी थी? केंद्रीकरण। कौन सी व्यवस्था थी? केंद्रीकरण। ज्यादातर जगह उस केरल ने क्या अपनाया? विकेंद्रीकरण नियोजन अपना लिया। इस शक्ति के केंद्र को एक से ज्यादा बना दिए, और क्या किया कि
अपने अधीनस्थ को, अपने अधीनस्थों को शक्ति बांट दी। यही विकास का केरल मॉडल कहलाया। बेटा समझ में आया क्या? इतना तो अपने को पता है ही कि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण क्या होता है। ये किसको नहीं पता? चलो ये भी देख लो, जवाब नहीं आ रहा। केंद्रीकरण किसे कहते हैं? ऐसी व्यवस्था जिसमें सारी चीजें क्या हो जाएं, एक जगह हो जाएं। दादाजी के चश्मे से कागज जलाया होगा, है ना? यानी कि सारे प्रकाश को एक धुरी पर लाकर क्या कर देती, एक बिंदु पर लाकर क्या कर देते हैं, एकत्रित कर देते हैं। कौन सी व्यवस्था कहलाती है? केंद्रीकरण व्यवस्था कहलाती है, सेंट्रलाइजेशन व्यवस्था कहलाती है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, इधर से इस केंद्र से चारों तरफ फैला दें वापस चारों तरफ, तो ये व्यवस्था कौन सी कहलाएगी? विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण। अरे समझ में तो आ रहा है ना? यस सर। देखो दो मॉडल याद। यस सर। पहला तो कौन सा? केंद्रीकरण, है ना? ऐसी व्यवस्था जिसमें सारी शक्तियां के कितनी जगह एकत्रित हो जाए, एक। कौन सी व्यवस्था कहलाती है? केंद्रीकरण व्यवस्था कहलाती है। विकेंद्रीकरण किसे कहा जाता है? एक केंद्र से चारों तरफ शक्तियां क्या हो जाएं, फैल जाएं। कौन सी व्यवस्था कहलाती है? विकेंद्रीय व्यवस्था कहलाती है। तो विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण किसके समझ में नहीं आया? आगे बढ़े। केंद्र पर एकत्रित होना क्या कहलाता है? केंद्रीकरण। केंद्र से चारों तरफ शक्तियां फैलना क्या कहलाता है? विकेंद्रीकरण कहलाता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? फिर एक एग्जांपल देता हूं, फिर केरल चलते हैं। ठीक है, देखो एग्जांपल देते हैं। अपन बात करते हैं स्कूल की। ठीक है, इस स्कूल में सबसे बड़े कौन होते हैं? प्रिंसिपल सर। प्रिंसिपल से शक्तियां किसको मिली? टीचर्स को। टीचर से शक्तियां कहां आई? मॉनिटर के पास। यही विकेंद्रीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विकेंद्रीकरण। अब आप सोच के देखो, मॉनिटर को गायब कर दो, टीचर को गायब कर दो, तो क्या प्रिंसिपल सर पूरी स्कूल को चला सकते हैं क्या? इम्पॉसिबल है। ये कौन सी व्यवस्था कहलाएगी? केंद्रीकरण व्यवस्था। शक्ति का एक जगह एकत्रित होना और वहीं से क्रियान्वयन होना क्या कहलाता है? केंद्रीकरण कहलाता है। विकेंद्रीकरण क्या हुआ? शक्ति यहां थी, यहां से कहां आई? टीचर्स के पास, और फिर आगे आ गई। समझ में आ रहा है? तो क्या कहलाएगा? शक्ति का केंद्रीकरण कहलाएगा। ये उदाहरण है शक्ति का विकेंद्रीकरण का। अगर इनको हटा दिया जाए तो ये कौन सी व्यवस्था हो जाएगी? केंद्रीकरण। अब चलते हैं केरल मॉडल पर। यहां क्या हुआ? राज्य सरकार है, राज्य सरकार के यहां स्थानीय शासन है। इनको शक्ति प्रदान की गई। क्या की गई? शक्ति प्रदान की गई। तो जो पहले कार्य सरकार के विभाग करते थे, केवल कौन करते थे? सरकार के विभाग। यहां सरकार कौन सी है? राज्य सरकार। हम जानते हैं केरल भारत का दक्षिणतम राज्य है, लास्ट में पड़ता है बॉर्डर एरिया पर, है ना? तो पहले तो काम कौन करती थी? केवल राज्य की सरकार कार्य करती थी, लेकिन अब स्थानीय स्वशासन भी वहां काम करने लग गया। तो कार्य का क्या हो गया? बंटवारा। क्या हो गया? बंटवारा हो गया। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? सबको नहीं आ रही या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को ही नहीं आ रही? आ रही है सर।
आ रही है आवाज? ठीक है, सर आ रही है। समझ में आया? तो पहले कार्य कौन करती थी? केवल केरल की सरकार ही करती थी। बाद में क्या आया? विकेंद्रीकरण मॉडल आया, केरल मॉडल अपनाया गया और शक्ति के सोर्सेज बनाए गए नए, यानी कि स्थानीय जनता को, स्थानीय समितियों को, स्थानीय संगठनों को क्या दे दी गई? शक्ति दे दी गई। और पॉलिटिकल को मास्टर जो ये अश्विन है ना, माइक ऑन करता है और फालतू की बातें कर रहा है। नहीं सर, आवाज नहीं आनी चाहिए बेटा, आपके बैकग्राउंड से बातें आवाज आ रही है। माइक बंद करो आप। क्लास को डिस्टर्ब नहीं। बताओ बेटा, केरल मॉडल किसके समझ में नहीं आया? फिर अगला बिंदु देखें अपन। आ रहा समझ में? कुछ पूछना है क्या? ठीक है, देखो केरल मॉडल में फायदा क्या क्या हुआ? इसमें छोटे छोटे मुद्दे अपनाए गए, जैसे भूमि सुधार का है, जीवन प्रत्याशा का है, जन्म दर को कम करना है, मृत्यु दर को रोकना है, स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाना है, शिक्षा सेवाओं को बढ़ाना है। ये सारे काम किसके होते हैं? राज्य सरकार के होते हैं। अभी पहले काम करने वाले केवल राज्य सरकार ही थी, अब काम करने वाले कौन आ गए? स्थानीय लोग। तो काम ज्यादा होगा या कम? ज्यादा होगा। इसी कारण केरल का विकास हुआ बहुत ज्यादा, और इसीलिए केरल के मॉडल को जाना जाता है, क्योंकि हम हमेशा अच्छाई चीजों को पढ़ते हैं, अच्छी चीजों को पढ़ते हैं, उनसे हमें अभिप्रेरणा लेनी चाहिए और उससे प्रेरित होकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। केरल मॉडल से कोई सवाल पूछना चाहे तो बताओ, निकिता, आयुषी, या फिर अगला विवाद पढ़े अपन। ठीक है, अगला देखो। ये विवाद भी ठीक वैसा ही जैसा अभी हमने जस्ट पढ़ा। इससे पहले क्या पढ़ा था हमने? भूमि और उद्योग वाला, कृषि और उद्योग वाला। अब क्या पढ़ रहे हैं? निजी बनाम सार्वजनिक विवाद। और ये क्या था? उद्योग वगैरह सब कुछ थे, है ना, कि निजी क्षेत्र को ज्यादा बढ़ावा दिया जाए या सार्वजनिक क्षेत्र को ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, ये विवाद था। कौन बताएगा निजी क्षेत्र को बढ़ावा कौन सी व्यवस्था देती है? निजी क्षेत्र को बढ़ावा कौन सी व्यवस्था देती है? साम्यवाद या पूंजीवाद? पूंजीवाद। पूंजीवाद। और ये कहां की थी? पूंजीवाद कहां से था? अमेरिका। अमेरिका का। कहां से था? अमेरिका का। बस विवाद खत्म। और ये कहां का था? सोवियत संघ का। ठीक है ना? और यहां से क्या था? साम्यवाद। देखो, अब आपको दो बातें और ध्यान रखनी है कि निजी क्षेत्र यदि ज्यादा बढ़ेगा तो अमीरी आएगी। क्या आएगा? अमीरी आएगी, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। सार्वजनिक क्षेत्र ज्यादा बढ़ेगा तो क्या रहेगा? गरीबी के साथ जीना पड़ेगा। अमीरी नहीं आ सकती सार्वजनिक क्षेत्र में। क्या सरकार कभी पैसा कमाकर आपको देगी? कभी नहीं। वो आपकी केवल मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य वगैरह, वो सब। कभी पैसा कमा के सरकार नहीं देगी। ये बात समझ में आई? एक दूसरी बात, हमेशा निजी क्षेत्र में कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता होती है। जैसे मान लो आपने एक गाड़ी की कंपनी बनाई, है ना, और कंपनी का नाम है श्रीराम, बढ़िया वाली कंपनी जोरदार बना ली।
सामने वाले ने दूसरी बनाई श्री श्याम, और दोनों में कंपटीशन हो गया शुरू। अब ये कंपनियां कहाँ हैं? निजी मार्केट की कंपनियां अमेरिका की हैं। तो ये अपने हिसाब से तो प्राइस रखेंगी, अपने हिसाब से गाड़ियां बनाएंगी, अपने हिसाब से मॉडल तय करेंगी और अपने हिसाब से मार्केट भी चुनेंगी, जैसे अंग्रेज करते थे। अंग्रेज वही चीजों को उगाने के लिए कहते थे जिनसे उनको केवल क्या होता था? लाभ। क्या होता था? लाभ। तो निजी क्षेत्र, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें ध्यान रखना। निजी क्षेत्र केवल और केवल लाभ के लिए काम करते हैं, है ना? नोट डाल के लिख लो, निजी क्षेत्र केवल और केवल लाभ के लिए काम करते हैं। ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र जन कल्याण के लिए कार्य करते हैं। किसके लिए कार्य करते हैं? जन कल्याण के लिए। एक विवाद तो ये अपने को याद रखना है ना? चलो उदाहरण देते हैं, है ना? हाइपर सिटी चले घूमने। आवाज नहीं आ रही बेटा, आवाज आ रही है? यस सर। चलो हाइपर सिटी पहुंच गए। हाइपर सिटी में कितने Yes, sir. लोगों को खरीदारी फ्री में हो जाएगी? हाइपर सिटी में कितने लोग फ्री में कुछ खरीद लेंगे? कोई नहीं, है ना? और वो तो टिकट नहीं है, बुलाओ हाइपर सिटी वालों का कि टिकट लागू नहीं कर रखी उन्होंने, नहीं तो अंदर भी नहीं जाने दे। है कि नहीं है? किस क्षेत्र का मामला है? निजी क्षेत्र का मामला है। और क्या कमाना चाहता है? लाभ कमाना चाहता है, इसीलिए ऐसा हुआ। दूसरा देखो, सरकारी मॉल। सरकारी तो मॉल होते ही नहीं है, सरकारी तो दुकानें होती हैं। सरकारी जो दुकानें हैं राशन की या ऐसी चीजें जिनमें सरकार निवेश कर रही है, हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी स्कूल्स हैं, बहुत सारे सरकारी कॉलेजेस हैं, उनमें से कौन रोकेगा ये में जाने से? कोई नहीं। एडमिशन ले सकते हो, मामूली सी कोई फीस है, फॉर्म वगैरह के पैसे हैं, और आराम से आप क्या ले सकते हो? एडमिशन यहाँ पर ले सकते हो। तो ये किसके अधीन होती हैं? ज्यादातर सरकार के अधीन, या सरकार प्लस निजी, दोनों दोनों हो सकती हैं, है ना? आपने देखा होगा एक लिमिटेड, नाम सुना होगा, लिमिटेड। ऐसा सुना होगा, लिमिटेड कंपनी में काम करता हूं मैं। तो लिमिटेड का मतलब हुआ कि वह सरकारी है तो निजी क्षेत्र की, लेकिन इसको हैंड ओवर किसने कर रखा है? गवर्नमेंट ने कर रखा है। गवर्नमेंट ही यहाँ के रूल्स बनाती है, यानी कि आधा सरकारी है, यानी कि सरकार पूरी नहीं है, आधा सरकारी ये क्षेत्र है। तो ये विवाद रहा। बहुत सारे लोग प्रारंभ में भारत में कह रहे थे कि हमें क्या अपनाना चाहिए? निजी क्षेत्र को अपनाना चाहिए, क्योंकि निजी क्षेत्र में अमेरिका जैसे देश हमारा साथ देंगे और हम बहुत जल्द आगे बढ़ जाएंगे। निजी क्षेत्र एकमात्र साधन है जो भारत को गरीबी से निकालकर कहां ले आएगा? अमीरी की तरफ ले आएगा। सार्वजनिक वाले क्या कह रहे थे कि भाई हमारे देश की जो स्थितियां हैं वो किसी से छुपी हुई नहीं है, हम गरीबों के साम्राज्य पर निवास करते हैं। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी जनसंख्या, और उसमें इतने ज्यादा गरीब, और अगर ये व्यवस्था अपना लेते हैं तो 12 बज जाएंगे। इसलिए कौन सी अपनानी चाहिए? सार्वजनिक अपनानी चाहिए, जिससे मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो, जनता के कल्याण के लिए काम हो, सरकार सारे काम करे। ज्यादातर काम कौन करे? सरकार करे। इससे जनता को संभलने का मौका मिलेगा। यदि जनता पर इन उद्योगों का बोझ डाल दिया जाता है तो जनता क्या हो जाएगी? बर्बाद हो जाएगी। ये कौन कह रहे थे? सार्वजनिक वाले कह रहे थे। तो निजी वर्सेस सार्वजनिक विवाद क्लियर है। निजी वाले तो कहाँ के थे? अमेरिका के समर्थक थे, हैं भारत के। विवाद क्या था कि भारत को कौन सी व्यवस्था अपनानी चाहिए? निजी व्यवस्था अपनानी चाहिए या सार्वजनिक व्यवस्था अपनानी चाहिए? निजी वाले किसके समर्थक थे? अमेरिका के। इन्होंने कहा कि भारत गरीब है और इसको लाभ कमाने पर सोचना चाहिए, जिसमें जितना दम होगा वो कमा लेगा। लेकिन आप जानते हो कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ हो जाता है। अगर ऐसा हो जाए तो आधे से बच्चे तो अपने फेल ही हो जाए। आज ही अगर बोर्ड बाई ग्रीस का नियम हटा दे तो कईयों का तो भविष्य खराब हो जाए, है ना? पढ़ते इतना ही है। तो ऐसा हम लोग विश्वास नहीं रखते इस कंपटीशन के मामले में कि केवल लाभ ही कमाया जाए। ये बात कौन कह रहे हैं? सार्वजनिक वाले इसके उल्टे कह रहे हैं कि भाई निजी क्षेत्र हमारे यहाँ प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। क्यों नहीं दिया जा सकता?
क्योंकि गरीब देश है, पिछड़ा देश है, गुलाम बहुत समय से था, इसीलिए हमारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि सबसे पहले हम मुख्य धारा में आए और फिर धीरे धीरे विकास की तरफ हम आगे बढ़ें। हम इनसे भी 2 कदम आगे निकले, है ना। हमने कौन सी व्यवस्था अपनाई? अब ये याद रखना है, हमने कौन सी व्यवस्था अपनाई? मिश्रित। हम दोनों से ही ले लिया कुछ ना कुछ, कुछ निजी से ले लिया, कुछ किससे ले लिया? सार्वजनिक क्षेत्र से ले लिया। जैसे देखो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, इसमें खेती है, किसानी है, व्यापार है, उद्योग है, ये सब क्या है? निजी क्षेत्र के हैं। क्या आपको कृषि करने पर सरकार रोक सकती है क्या? नहीं रोक सकती। क्या करोगे वो भी आपका फैसला। उद्योग छोटे मोटे, बड़े उद्योग तो लाइसेंस वाले हैं, जो बिना लाइसेंस के उद्योग है वो लगा सकते हो। व्यापार करो ना, किसने रोका आपको, है ना, तो वो भी आपका निजी क्षेत्र का मामला है। तो बहुत सारी चीजें निजी में दे दी गई, बहुत सारी चीजें सार्वजनिक में ले ली गई, और क्या व्यवस्था अपनाई भारत ने? मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई। अब बताओ सवाल किसके समझ में नहीं आया? क्वेश्चन आएगा, निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र को विस्तार से समझाएं या सार्वजनिक क्षेत्र विवाद को समझाएं। तो किसको समझ में नहीं आया? है कोई ऐसा? ठीक है, नो नो, ठीक है। देखो अब भारत ने कौन सी व्यवस्था अपनाई? मिश्रित। ये सवाल बन गया। अब कल की जब क्लास शुरू होगी मंडे को, तो सवाल पूछा जाएगा आपसे, निजी बनाम सार्वजनिक क्षेत्र विवाद क्या है, कृषि बनाम उद्योग विवाद क्या है, और केरल मॉडल किसे कहा गया। जोनिंग आज रह गया, आज की क्लास खत्म हो गई। नेक्स्ट क्लास जब भी शुरू हो तो मुझे याद दिलाना, ये शब्द रह नहीं जाए, ये जा चुका है पीछे ही, है ना। तो इसको क्या करेंगे अपन? हल करेंगे कि जोनिंग किसे कहा